आज हम लोग BSSC इंटर लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और आज का जो सेट है वो 10 दिसंबर 2018 को पूछा। आपका पहला सवाल बहुत आसान सवाल, 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाता है तब नई संख्याओं के सेट का औसत क्या होगा। अभी औसत क्या है 8, अभी दिया हुआ है औसत क्या है 8 और प्रत्येक संख्या को 14 से गुना किया जा रहा है तो आपका औसत भी 14 गुना हो जाएगा। 14 गुना 8 112 और कुछ करने का जरूरत नहीं है। औसत पूरी तरह डिपेंड करता है संख्याओं के योग पर और संख्याओं का मान 14 गुना हो रहा है तो योग भी 14 गुना होगा तो औसत भी 14 गुना होगा और कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कहता है 13 संख्याओं का औसत 38 है। 13 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है, तो 7वीं संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग को कोई गुना नहीं करना है। हम लोग का कंसेप्ट क्या होगा समझने का कोशिश करना है। 13 संख्याओं का औसत क्या है 38। 13 संख्याओं का औसत क्या है 38। अब क्वेश्चन कहता है यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है, 13 संख्याओं का औसत अगर 38 है तो सभी 38 38 38 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कहता है उनमें से 7, प्रथम 7 का मान कितना है, औसत कितना है 36, यानी हम देख रहे हैं 38 से 2 कम हो रहा है और 7 संख्या है तो 14 कम होता हुआ दिख रहा है। 7 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 36 है जो 38 से 2 कम है, यानी 2 कम होता हुआ दिख रहा है और ऐसा 7 संख्या है तो 14 कम, इसके लिए कोई गुना भाग का जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है, मतलब 2 ज्यादा, 38 से 2 ज्यादा, तो 2 ज्यादा है और यहाँ भी 7 संख्या है तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या 14 ज्यादा। 14 कम और 14 ज्यादा मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब आपका बीच वाला जो संख्या होगा वही होगा 38 का 38, कोई परिवर्तन नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 36 था यहाँ 40 था तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम एक केस रख देते हैं जहां ये संख्या 40 ना होकर 41 है। हम थोड़ा चेंज कर देते हैं आपको समझाने के लिए कि अगर ऐसा होता तब हमारा आंसर क्या होता। फिर भी वही काम करते, फिर क्या करते देखिए, हम कह रहे हैं सभी संख्याओं का औसत 38 है मतलब सबको 38 होना चाहिए, लेकिन 7 संख्या 36 है मतलब 14 कम है। एक संख्या 2 कम है, 7 संख्या 7 दूना 14 कम होगा। अब ये 38 है और ये 41 है मतलब 3 ज्यादा है और 7 संख्या है 21 ज्यादा होगा, तो यहाँ ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है 7 ज्यादा दिखाई दे रहा है तो वो जो संख्या होगा जो रिपीट हो रहा है वो 7 जोड़ देंगे 45 और कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर ये थोड़ा कम होता तो घटा देते, बस इतना ही करना है और आप गुना भाग करने लगेंगे 13 गुना 38, फिर 36 गुना 7, फिर 7 गुना 40, तो महंगा हो जाएगा। इतना गुना तो आप कर भी लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया औसत 38.5 और यहाँ दे दिया 40.5 और यहाँ दे दिया 36.5 तो शायद आप गुना करते रह जाएंगे। इसमें इतना वक्त दे देंगे कि अगला 2 क्वेश्चन छूट जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को बनाने का एकदम सिंपल तरीका ये है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 82 रन बनाता है तो उसके औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाती है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है ये बताना है। एक बल्लेबाज का औसत क्या होता है ये आप जानते हैं क्योंकि क्रिकेट में आपका बहुत वक्त बीता। एक पारी में एक बल्लेबाज जितना रन बनाता है वही उसका एवरेज। जैसे हम 100 रन बनाते हैं 5 पाली में तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा 20, ये आप जानते हैं। अब आप क्वेश्चन पर आइए और इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे, जितना कम से कम समय देने का हो। आइए इसके लिए एक और कंसेप्ट आप लीजिए। मान लिया जाए आपने 10 पाली खेला और आपका एवरेज क्या है 50। आपने पाली कितना खेला 10 पाली और आपका औसत क्या है 50।
11वीं पाली में, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, 11वीं पाली में आप 80 रन बना देते हैं तो होगा क्या, आपका एवरेज बढ़ जाए। एवरेज कब से बढ़ना चालू होगा ये समझने का कोशिश कीजिए। आपका एवरेज 50 है तो पहले आपको 50 रन तक आना पड़ेगा, अभी तक आपका एवरेज नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले आप 50 रन बनाइए, अब एवरेज मेंटेन हुआ, अब एवरेज बढ़ेगा। 50 के बाद एक रन से आपका एवरेज बढ़ेगा, मतलब इस 30 रन से आपका औसत बढ़ेगा और इस 50 रन से आपका एवरेज मेंटेन होगा। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो शायद इस क्वेश्चन में हम आपको पेन भी लगाने नहीं देंगे। देखिए 19वीं पाली में इस बल्लेबाज ने बनाया क्या, 82। 19वीं पाली में इस बल्लेबाज के द्वारा कितना रन बना है, आप कहेंगे 82। और इस बल्लेबाज ने अपने 19वीं पाली में अपना 2 रन औसत बढ़ाया, तो 1900 पाली का 2 रन बढ़ाया मतलब 38 रन से इसने अपना औसत बढ़ाया है। हर पाली औसत में 2 बढ़ना मतलब हर पाली में 2 बढ़ना। 19 पाली है, 1900 पाली में 2 बढ़ना, यानी 19 दूना 38 रन कहाँ काम आया होगा, तो औसत को ऊपर करने में, औसत को ग्रोथ करने में। तो 38 रन से पहले जो रन बना होगा उससे क्या हुआ होगा, उससे औसत मेंटेन हुआ होगा। यानी पहले आपका औसत क्या था, 44, 82 में 38 घटा लीजिए 44। यही आपका आंसर है 18वीं पाली का। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 19वीं पाली का, तो 19वीं पाली का औसत हमेशा, 19वीं पाली का दिया हुआ है 2 ज्यादा, तो 2 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 46। ये आपका आंसर है। ये हमेशा निकलेगा पहले का, ये जो आंसर आएगा 19वीं पाली का नहीं आएगा, ये हमेशा पहले का आएगा। क्यों, क्योंकि 19वीं किसको चेंज करता है, 18वीं को। तो आप 2 किसको बढ़ा रहे हैं, 19वीं पाली को तो 18वीं पाली को, तो पहले जो मान आएगा किसका मान आएगा, 18वीं का। तो ये 18वीं का मान आएगा, उसमें 2 जोड़ देंगे, 19वीं का मान आएगा। फिर भी अगर किन्हीं को लगता है कि बिना x माने, बिना समीकरण के अगर वो क्वेश्चन नहीं कर सकते तो उनके लिए हम समीकरण भी दे देते हैं। हम कहते हैं माना वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है। 18वीं पाली का औसत आपने क्या माना, x, तो 18वीं पाली का कुल रन क्या होगा, कुल रन कितना होगा, आप कहेंगे 18x। 19वीं पाली का कुल रन तो आप कहेंगे 18x और प्लस 82। 19वीं पाली का औसत, ये आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हम 19 से भाग लगा देंगे, 18x प्लस 82 बटा 19। ये 19 पाली का औसत, ये 18 पाली का औसत, इन दोनों में एक संबंध दिया हुआ है। 18x प्लस 82 बटा क्या 19, और ये 18वीं पाली का और ये 19वीं पाली का, और ये 2 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो अब तो बराबर हो जाएगा, और यही करना था। 19 से गुना कीजिए, 19x प्लस 38 बराबर क्या, 18x प्लस 82। ये आके घट जाएगा x, अब बराबर ये उधर जाके घट जाएगा 82 माइनस 38, और ये मान आएगा कितना, 44। यही तो लाना हमने आपको सिखाया। हम ये लाइन, अंतिम लाइन आपको डायरेक्ट सिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम समझाएंगे। पहला तरीका, ये जो आंसर आएगा 18वीं पाली का और 2 जोड़ देंगे तो 19वीं पाली का 46, ये आपका आंसर। बात समझ में आई। अब यही लाइन हम लोग डायरेक्ट लिख दे तो क्या जरूरत है इतना गीत गाने का, क्या एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास इतना वक्त होता है क्या, नहीं होता। आइए इसको फिर से देखिए। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर हम 19वीं पाली में 82 रन बनाते हैं तो इससे 2 काम हुआ होगा। एवरेज बढ़ता कैसे है, जितना एवरेज है आपके पास उतना आप लाइए और उससे ज्यादा लाइएगा तो एवरेज बढ़ेगा। आपका एवरेज अगर मान लिया जाए आपके इस मैच के पहले आपका एवरेज 82 ही होता और आप 82 रन बनाते तो क्या एवरेज बढ़ता, नहीं बढ़ता।
आपका एवरेज 82 था और अंतिम मैच में आपने 82 रन बनाया, एवरेज मेंटेन होता है, 1 दशमलव भी नहीं बढ़ता। तो औसत बढ़ता है कब? जब आप औसत से कुछ ज्यादा रन बनाते हैं। तो औसत बढ़ता है मतलब हर मैच को 2-2 रन दिया गया, 19 पाली का 2 बढ़ा है, मतलब हर पाली को 2-2 रन दिया गया। तो 38 रन ये किस काम के? ये औसत को बढ़ाया होगा। तो इससे पहले जो रन होगा वो औसत को मेंटेन किया होगा। तो 38 इसमें घटा लेते हैं तो 44, इसी से औसत मेंटेन हुआ होगा, मतलब 18वीं पाली का औसत ये था। अब क्वेश्चन पूछेगा 19वीं, ये आप आंसर दीजिए। इससे ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। और ये अगर आप समझ गए तो शायद पेन नहीं लगेगा, क्योंकि 82 रन आपने कुल बनाया है, 19 दूना 38 रन से बढ़ा है औसत, तो 38 हटा देंगे, जो बचेगा वही औसत होगा 18वीं पाली का। बिना पेन लगाए बन गया। आइए अगले क्वेश्चन, अगला सवाल, राकेश एवं मोहन का कुल वेतन 3000 रुपया है। राकेश अपने मासिक वेतन का 25% और मोहन 20% की बचत करते हैं। यदि उनकी कुल बचत 700 रुपया है, तो राकेश का वेतन क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? हम मान लेंगे कि राकेश और मोहन दोनों 25% बचाता है, ये भी 25 और ये भी 25, है ना, ये हमने मान लिया। अगर दोनों अपने अपने वेतन का 25% बचाएगा, मतलब 1/4 बचाएगा, मतलब 3000 का 1/4, बचत कितना होना चाहिए? 750। 3000 का 1/4 750, ये बचना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है बचा कितना? 700। तो ये जो 50 रुपए का अंतर हो रहा है किसके वजह से? तो यहाँ हमने 20 को 25 बना दिया इसके वजह से। तो हम 5% न चेंज किए, हम अंतर क्या किए? 5%। तो अंतर कितना हुआ? 50। तो 1% का मान कितना? 10। 1% का मान कितना? 10 और 100% का मान 1000। यानी मोहन का वेतन क्या है? 1000। राकेश का वेतन पूछेगा तो आप 2000 कहेंगे, कहीं कोई दिक्कत क्या? ये आपका। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट चाहेंगे कि नहीं हमको x के फॉर्म में ही समीकरण लिखना है, वैसे ही हम बनाते हैं, तो हम x के फॉर्म में भी लिख देंगे, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमने मान लिया कि 25 और 25 दोनों बचाता है, तो हमको 25% यानी 750 बचना चाहिए। बचा क्या? 700। फर्क कितने का हुआ? 50 का। ये फर्क किसके वजह से हुआ? हमने 20 को 25 बना दिया इसके वजह से। तो 5% का वैल्यू कितना? 50। 1% का वैल्यू 10, 100% का वैल्यू 1000। यानी मोहन का वेतन क्या है? 1000। और मोहन का वेतन 1000 है, तो राकेश का वेतन 2000 हो। आप समीकरण भी देख लीजिए। समीकरण x के फॉर्म में लाएंगे तो आप ऐसा लिखेंगे, 3000 राकेश x रुपया, मोहन 3000 माइनस x रुपया। इसका बचत कितना? 25% और इसका बचत कितना? 20%। और दोनों का कुल बचत कितना? 700 रुपया। इसको हल कर लेंगे, x का मान 2000 आ जाएगा। ये कैलकुलेट तो आप आसानी से कर सकते हैं, हमने समीकरण दे दिया। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा पहले तरीके के बनिस्बत। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अब अगला सवाल जितना बढ़िया है उससे कई गुना बढ़िया सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अब जरा सा पहले सवाल समझिए। सवाल क्या कहता है? ट्रेन ए नई दिल्ली से 3 बजे खुलती है और अलीगढ़ प्रातः 4 बजे पहुंचती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी 3 बजे अलीगढ़ से खुलती है और नई दिल्ली 4:30 में पहुंचती है। दोनों ट्रेन रास्ते में कब वो एक दूसरे से मिलेंगी? आप समझिए सवाल यहाँ ये कहता है, एक ट्रेन दिल्ली से चली कितने? 3 बजे, और ये यहाँ पहुंचती है कितने? 4 बजे और अलीगढ़। और एक ट्रेन 3 बजे यहाँ से चली और अलीगढ़ पहुंची कितना? 4:30 बजे, यही ना? तो क्वेश्चन कहता है कभी ना कभी रास्ते में दोनों मिला होगा। तो जिस समय दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिला होगा उस समय टाइम क्या हो रहा होगा? समय क्या हो रहा होगा? समय बताना है। समय आपने क्वेश्चन आपने समझा, जैसे ही आपने सवाल देखा आपके दिमाग में आया होगा ये सवाल समय और दूरी का है, रेल संबंधी क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग समय और काम से लेंगे। ये सवाल समय और दूरी का ही है। आपने सही समझा, ये समय और दूरी का सवाल है।
सॉल्यूशन समय और काम से लेंगे, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहां हुआ क्या है, यहां हुआ है एक ट्रेन दिल्ली से चलती है अलीगढ़, 3 बजे चलती है 4 बजे पहुंचती है, 3 बजे चलती है 4 बजे पहुंचती है, का मतलब यहां से यहां आने में 60 मिनट लगता है। हम आपसे कह रहे हैं दिल्ली से अलीगढ़, दिल्ली से अलीगढ़ जाना भी एक काम है, सब कुछ काम है। आप अपने घर से किताब उठाकर कोचिंग पढ़ने जाते हैं, वो भी एक काम है। घर से लौटकर, इस कोचिंग से लौटकर घर आते हैं, वो भी एक काम है। आप खेलने जाते हैं, वो भी एक काम है। सुबह का नाश्ता करते हैं, वो भी एक काम है। सब कुछ एक काम है। यहाँ से यहाँ जाना एक काम है, तो यहाँ से यहाँ आना भी वही एक काम है। तो इधर वाला ट्रेन वो काम करने में 60 मिनट लेती है, तो इधर वाले ट्रेन को 90 मिनट लगता है, यही ना। अब हमारा सवाल है कि इस रास्ते को दोनों मिलकर तय करेंगी, जैसे ये यहाँ और ये यहाँ, तो पूरा दूरी तय हुआ ना। लेकिन क्या पूरा दूरी दोनों मिलकर तय किया? नहीं, कुछ दूरी इसने और कुछ दूरी इसने, अब दोनों को टोटल दूरी तय हो गया। तो अब सवाल सिर्फ इतना रह गया कि ए किसी काम को 60 मिनट में कर सकता है, बी किसी काम को 90 मिनट में, दोनों मिलके उस काम को कितने मिनट में कर सकता है। इतना ही हमारा सॉल्यूशन, इतना ही हमारा सवाल रह गया। अब देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन हम लेंगे, अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो। ट्रेन ए के द्वारा एक काम करने में 60 मिनट लगता है, ट्रेन बी के द्वारा एक काम करने में 90 मिनट लगता है, और हम काम ले लेते हैं 180। तो ये 1 मिनट में 3 काम, ये 1 मिनट में 2 काम, और दोनों मिलके 1 मिनट में 5 काम। अब 5 से भाग लगा देंगे तो काम हो जाएगा 36 मिनट में। आपका आंसर हो जाएगा 36 मिनट। दोनों काम करना कब चालू किया? 3 बजे, और कितना मिनट लगा? 36 मिनट। तो समय क्या होगा? 3:36 मिनट। 3:36 मिनट खोजिए ऑप्शन में, आपका ऑप्शन सी है। क्या इतना काम करना बहुत मुश्किल है क्या? अब इसके लिए तो, इस क्वेश्चन के लिए तो हम समीकरण भी नहीं लिखेंगे, बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि उस तरीके से आप जब तक सवाल बनाएंगे तब तक ऐसा आप 8 सवाल बना लेंगे। तो आप 8 गुना स्पीड होइए। आइए अगले क्वेश्चन में। किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो ब्याज का ब्याज होता है। 2 साल के लिए जो डिफरेंस होता है वो ब्याज का ब्याज होता है। पहले साल के लिए कोई अंतर नहीं। आप कोई धन साधारण ब्याज पर दे दीजिए 1 साल के लिए, वही धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दीजिए 1 साल के लिए, रेट सेम है, तो ब्याज में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि पहले साल ब्याज का ब्याज मिला नहीं, अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिल जाएगा, इसलिए अलग होता है। तो दूसरे साल का जो अंतर होता है वो ब्याज का ब्याज होता है। तो आप इसको ब्याज कहेंगे, आप इसको ब्याज कहेंगे, और ब्याज का ब्याज, ये ब्याज का ब्याज हुआ क्या? और यही होगा डिफरेंस दिया हुआ है 15, और कुछ नहीं करना है। इसी को आप फॉर्मूला के रूप में भी रटते हैं, आपने रटा होगा PR²/40। तो ये जो आया है ना वो यहीं से आया है, और कंसेप्ट आपके पास है तो रटने उठने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको काटिए 20 बार में, 20 बार में, और 20 गुना 20 400 गुना 15, 400 गुना 15 6000, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन के लिए आप ये भी कर सकते हैं। क्यों? हम जानते हैं 5% के दर से, हम जानते हैं 5% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज 10 होता है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10.25 होता है। ये जानने के लिए हमको कोई गुना भाग कुछ रटने उठने का कोई जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? 5 और 5 10। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 5 5 10, 5 गुना 5 खत्म, 10.25। अगर यही 6 होता तो 6 12 और 6 गुना 6 36, तो 0.36 अलग हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। तो हमको पता है अंतर 0.25% का है, तो अंतर इसको कह सकते हैं 1/4 का, या 0.25 ही लिखिए। 1/4 का मान कितना? 15। तो 1 का मान कितना? 60। 100 का मान कितना? तो आप कहेंगे 2 जीरो चिपका देंगे, आप ऐसे भी बना सकते हैं। हमने 1/4 लिख दिया 0.25 को, आप 0.25 ही लिखिए। 0.25 का मान कितना? 15। 100 का मान कितना? आप निकालिए, देखिए 6000 आता है या नहीं।
ये आपका आंसर है। आप किसी भी ढंग से बना सकते हैं, अगर आपने समझा है तो। कभी भी गणित को रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, चाहे एग्जाम में कुछ बने नहीं बने, आप रटने का प्रयास कीजिएगा, नुकसान होगा। समझिए, हर बात को समझिए, हर बात जो कहीं कुछ भी आपके सामने आता है ना, जानने का कोशिश कीजिए ये कहाँ से, और जब क्यों लगाना चालू कर दीजिएगा हर जगह, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, गणित आपका स्वतः अच्छा होने लगेगा। आप हर जगह क्यों लगाइए, कुछ भी बात आप कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, अपने से पढ़ रहे हैं, जो भी आपके सामने मैटर आया है वहाँ पूछिए ऐसा क्यों, और जब क्यों आप लगाना चालू कर देंगे, हर सवाल में क्यों लगाना जब चालू कर देंगे तो हर बात स्वतः क्लियर हो जाएगा। इसलिए हर बात जानिए क्यों, कि ये अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि PR² इस पर 4 जीरो ये होता है, तो आप जानिए ये क्यों होता है। जब क्यों जानिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में ही धोखा खाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन। 18 बाइंडर 12 दिनों में 200 पुस्तकों की बाइंडिंग कर सकता है। मतलब 18 आदमी 12 दिनों में 200 पुस्तक बाइंड कर सकता है, ये ना 200, यहाँ कितना दिया है 200, 1200, कितना दिया है 1200। तो क्वेश्चन पूछता है 24 दिनों में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी। हमने माना x, M1 T1 D1 से उठाकर रख दिया और कुछ करने का जरूरत नहीं है। 12 से काट लेते हैं इसको 2 बार में, 2 से काट लेते हैं इसको 9 बार में, और ये 2 जीरो तो स्वतः जा ही रहा है। अब 9 8 72, और 72 को 12 से भाग लगा देंगे, x का मान 6 आएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 6 है और कुछ करने का जरूरत नहीं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग कभी कभी ज्यादा वक्त दे देते हैं, कोई जरूरत नहीं। 25 प्रेक्षणों का औसत कितना है, इतना है, परंतु बाद में पाया गया कि 74 के बदले भ्रम से 47 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य क्या है, सही औसत क्या है। देखिए, हमने 25 प्रेक्षणों का औसत निकाला और औसत कितना दिखाई दे रहा, 76.4। औसत निकालने के बाद हमको पता चला कि एक जगह मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुआ है कि संख्या था 74 और हमने पढ़ लिया 47। अब 74 को 47 हमने पढ़ लिया है, तो हमने गलत पढ़ लिया कितना, तो आप दोनों का जो अंतर है, आपने 74 को 47 पढ़ लिया, मतलब आपने 27 कम पढ़ लिया है। 74 को 47 पढ़ा है, मतलब आपने 27 कम पढ़ा है। इसका मतलब उसको सुधारेंगे तो 27 बढ़ जाएगा। आपने इसको कम पढ़ लिया है 27, तो जैसे ही उस 47 को हम 74 समझेंगे तो ये 27 बढ़ जाएगा, और 27 बढ़ जाएगा कितने संख्याओं में, 25 संख्याओं में, तो एवरेज बढ़ जाएगा। 25 से भाग लगा दीजिए। अब यहाँ 25 से आप भाग लगाएंगे, भाग भी नहीं लगाना है, आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए। अब नीचे हो गया 100 और 27 चौक 108, 108 और नीचे 100 है, तो दशमलव यहाँ देना होगा, यानी एवरेज बढ़ जाएगा आपका 1.08। तो 1.08 बढ़ा दीजिए ना, और कुछ नहीं करना, 8 4 7 7। कहीं कोई परेशानी क्या, ये आपका आंसर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप गुना करने लगेंगे, 25 प्रेक्षणों का औसत इतना है तो कुल योग इतना है, फिर उसमें 47 74 घटाएंगे, जोड़ेंगे, फिर मान निकालेंगे, फिर भाग लगाएंगे, ज्यादा लंबा गुना भाग होगा, यहां आपका समय बचेगा। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 है, तो धनराशि क्या है। हम जानते हैं 10% के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.10% होता है, और 10% के दर से 3 साल का साधारण ब्याज 30% होता है। अंतर कितने का, 3.10 का या 3.1 का। 3.1% का मान दिया है 62, 100% का मान क्या, 100% का मान क्या होगा, तो इसका मान आप निकालेंगे 2000, ये आपका आंसर। अगर ये बात आपको ध्यान में नहीं है तो आपके पास और भी विकल्प है। अगर ये बात आपको ध्यान में नहीं है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो आप ऐसा कीजिए, 2 साल का निकाल लीजिए। 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे P का 10% का 10%, ये 2 साल का अंतर होगा। इसी अंतर का 300 प्लस R% निकाल लेंगे, 300
प्लस r%, r का मान 10 है, अगर इतना निकाल लेंगे तो ये 3 साल का डिफरेंस हो जाएगा, और 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ है 62, और कुछ नहीं करना है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों को यहाँ से काट दीजिए और इसको वहाँ भेज दीजिए। p बराबर हो जाएगा 62 गुना 1 पर 4 जीरो बटे, यहाँ बटे क्या हो जाएगा 310। आप इसको भाग लगा दीजिए 5 बार में, और 5 से काट दीजिए इसको 2000 बार में, आपका 2000। आप यहाँ से ऐसे और भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, जहां हम लोग ये जानेंगे कि D3 जो होता है ये 3 साल का अंतर है। 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। D2 जो होता है वो 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, ये बराबर होता है इसके 3 गुना, और D2 के R% के बराबर। ये रिलेशन भी हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज जहां अपने चैनल में पढ़ाए हैं, वहां हमने सिखाया है कि ये कहां से आता है, वहां से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला, एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 8 जोड़ते हैं, फिर प्राप्त संख्या को 6 गुना करने पर संख्या 108 आती है, वह संख्या क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो आदेश है वो करते जाइए, आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन का आदेश क्या है? एक संख्या है, ठीक है, उसमें 8 जोड़ना है, जोड़ लीजिए। प्राप्त संख्या को 6 से गुना करना है, कर दीजिए। और ऐसा करना, पहले क्वेश्चन को 2 गुना किया गया था, क्वेश्चन को इससे पहले 2 गुना किया। क्वेश्चन बोला कोई संख्या है, पहले उसको 2 से गुना करने, फिर 8 जोड़ने, हमने जोड़ दिया। फिर इसको 6 गुना करने बोला, हमने कर दिया। अब क्वेश्चन कहता है संख्या 108 है, लिख दीजिए 108। अब 6 से काटेंगे 18 बार में, ये 8 उधर जाके घट जाएगा, 2x का मान 10 हो जाएगा, x का मान 5 हो जाएगा, और कुछ करने का जरूरत। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है। हम जानते हैं जब संख्याएं लगातार हो तो एवरेज जो होता है ना वो बीच वाला संख्या होता है, तो यहां भी तो लगातार संख्या है। 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है और उनका औसत 20 है, यानी यहाँ औसत जो होगा वो 4 होगा और औसत 20 दिया है, तो 4 का मान 20 तो 5 का मान 25। लिख दीजिए, कुछ मत कीजिएगा, आप वक्त बर्बाद करेंगे, लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x बाय 3 इक्वल टू 20। इतना काम कीजिएगा, वक्त बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं। हम जानते हैं एवरेज ये होगा, और 4 का मान 20 है, 5 का मान 25 होगा, खत्म, आगे कुछ नहीं करना। अगले क्वेश्चन में, एक किसान एक गाय को 24,000 रुपया में 20% के लाभ पर बेचता है और वह दूसरी गाय को 27,000 रुपया में 10% के हानि पर बेचता है। उस किसान को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? देखिए, कुछ नहीं है, 24,000 में बेचते हैं, 20% का लाभ होता है। 120% का मान 24,000, तो 100% का मान आप कहिएगा 20,000, यानी गाय का क्रय मूल्य क्या था? 20,000। फिर क्वेश्चन है 27,000 में बेचते हैं और नुकसान होता है 10% का, तो ये 90% के बराबर होगा, तो 90 का मान इतना, तो ये कट जाएगा 3 बार में, 100% का मान 30,000 हो जाएगा, 100% का मान 30,000 हो जाएगा। अब आप देखिए आपका क्रय मूल्य कितना है? आपका क्रय मूल्य 50,000 है। आपका क्रय मूल्य क्या है? 50,000। आपका विक्रय मूल्य क्या है? 51,000। अब यहीं से आप अपना प्रतिशत लाभ देख लीजिए, यहां 51,000 है। आप कुछ मत कीजिए, आप 3030 यहां से काट लीजिए। अब देखिए आपका क्रय मूल्य 50 है, विक्रय मूल्य 51 है, तो लाभ 1 रुपया हो रहा है, तो 50 में 1 तो 100 में 2, काम खत्म। सीधा लिखिए प्रतिशत लाभ 2%। क्या यहां और कुछ करने का जरूरत है? हर जगह आप समय बर्बाद मत कीजिए। 50 में लाभ क्या हो रहा है? 1, तो 100 में लाभ क्या होगा? 2, वही तो प्रतिशत लाभ होता है, और कुछ नहीं करना है। अगले क्वेश्चन, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 65 है, तो उन दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा? 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है? 65, तो दोनों संख्या क्या होगा? ये हो सकता है, 1 65 हो सकता है, या 5 13 हो सकता है, और कुछ नहीं होगा। या तो ये पेयर होगा या तो ये पेयर होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो क्वेश्चन कहता है उन दोनों संख्या के अंतर का वर्गमूल, इन दोनों का अंतर क्या होगा? 64,
का वर्गमूल कितना होगा 8, यही तो आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर। आप इसको भी चेक कीजिए, इसका अंतर कितना होगा 8, और 8 का वर्गमूल √8 होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में √8 होता तो हम कहते ये और ये दोनों होगा, लेकिन ये है नहीं, इसलिए आपका आंसर सिर्फ 8 होगा। आइए अगले क्वेश्चन। यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, मतलब 5 में खरीदते हैं 6 में बेचते हैं, तो 1 रुपए का लाभ होता है कितने में 5 में गुना 100, 20% का लाभ। इससे ज्यादा लिख रहे हैं तो आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन, सीता और गीता की आय का अनुपात 5:3 है। यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 रुपया और 900 रुपया बचाती है, उनके व्यय का अनुपात 2:1 है, तो सीता की आय क्या है? देखिए सीता की आय 5x और गीता की आय 3x। सीता का बचत कितना है 1200, अगर इसमें 1200 बचत को घटा देंगे ना तो जो बचेगा वो खर्च होगा। आप 100 रुपया, हम मान लेते मेरा कमाई 100 रुपया है और 100 रुपया में हम 10 रुपया बचाते हैं, तो मेरा खर्च क्या होगा 100 - 10। अपने आय में अपने बचत को घटा दीजिए, निकलेगा क्या हमारा खर्च। तो उसी तरह ये क्या है 5x, ये टोटल कमाई है, और ये क्या है बचत। कमाई में हम बचत को घटा रहे हैं, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा खर्च, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा खर्च। तो ये खर्च है, और गीता का भी खर्च हम लोग ऐसे निकाल लें, तो ये उनके खर्चों का अनुपात है, और खर्च का अनुपात 2:1 दिया है, और कुछ करने का। आइए एक बार गुना भाग कर लें। 6x - 1800 बराबर क्या 5x - 1200। ये आके इधर घट जाएगा, ये x होगा, और ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा 600। x का मान 600 बताना है, सीता की आय यानी 5x का मान। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। यदि a² + b² बराबर 117 और ab बराबर 54, तो इसका मान बताना। अब देखिए ab का मान क्या क्या हो सकता है। ab का मान हो सकता है, जो हम हो सकता है वो लिखते जाते हैं हम। ab का मान हो सकता है 54 गुना 1, या 2 गुना 27 भी हो सकता है, 3 गुना 18 भी हो सकता है, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 6 गुना 9 54, और कुछ नहीं हो सकता है। आप यही 4 बात रख सकते हैं। अब कौन सा बात इसको संतुष्ट करता है देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है a² + b² का मान मात्र 117, और यहाँ 54 का स्क्वायर कीजिएगा तो बहुत हो जाएगा, मतलब ये टुकड़ा नहीं चलेगा। 27 का भी स्क्वायर हो जाएगा कीजिएगा तो 117 से बड़ा हो रहा है, ये नहीं चलेगा। 18 का भी स्क्वायर 324 होता है, 117 से बड़ा, ये भी नहीं चलेगा। मतलब हम जान गए टुकड़ा 9 और 6 होगा। तो क्वेश्चन कहता है a + b, a - b का मान बताइए। 9 + 6 और 9 - 6 का मान बताना, यही तो हमको देना है। 15/3, 15/3 यानी 5 आपका आंसर है। 5 आपका आंसर है। 5 हमने ऐसे लाया, इसको जोड़ेंगे तो 15 और /3 काटेंगे तो क्या आएगा 5 ही। अगले क्वेश्चन में एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है। दुकानदार कहता है कि हम जितने में खरीद के लाते हैं उतने में सामान बेचते, ये नहीं हो सकता। अगर 100 रुपया में हम खरीद कर लाएंगे तो 100 रुपया में बेचेंगे तो हमको मुनाफा क्या होगा, और मुनाफा नहीं होगा तो वो काम हम कर क्यों रहे। तो मुनाफा यहाँ हो रहा है क्या करने से, कम तौलने से। वो कह रहा है 950, 1 kg के जगह 950 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सबसे पहले उसके पास 1000 ग्राम है, ठीक है, और उसमें 950 ग्राम वो बेचता है, तो 50 ग्राम यही लाभ होगा। ये 50 ग्राम का लाभ क्या करके, तो आप कहेंगे 950 ग्राम बेच के। क्या आपने 1000 ग्राम बेचा है? अगर वो दुकानदार हम ही हैं, आप हमसे खरीदने आए हैं, तो क्या हमने आपको 1000 ग्राम दिया? नहीं,
हमने आपको 950 ग्राम दिया और 950 ग्राम बेच के लाभ कितना हुआ 50 ग्राम, तो 100 ग्राम बेचकर लाभ कितना होगा, यही तो आपका, यही आपका प्रतिशत लाभ है और यही आपका आंसर है। अब इसी बात को याद रखने के लिए कुछ लोग आपको ये फॉर्मूला भी देते होंगे। फॉर्मूला ये है झोल बटे तोल गुना 100, याद रखने के लिए, ताकि आपको ये बात याद रह जाए। हालांकि याद वाद करना कुछ नहीं, समझिए, क्योंकि याद करके ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, लेकिन इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन आएगा तो फिर यहाँ फेल हो जाए। आप समझिए ये कहाँ से आया, क्यों आया, बस जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ समझना क्या मुश्किल है, हमने लाया था 1000 ग्राम, बेचा 950 ग्राम, फायदा कितने का 50 ग्राम, तो इतना बेचकर इतने का फायदा, तो इतना बेचकर कितने का फायदा, बस एक एक नियम तो है, और कुछ लगाए हमने नहीं, यही आपका आंसर है। और आपका आंसर होगा, ये कटेगा 19 बार में, 100/19 यानी 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, ये आपका। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए 5 × 5 × 5 3 बार में है, फिर 3 × 5 × 5 × 6 है, फिर 3 5 × 6 × 6 और प्लस है यहाँ। तो हम देख रहे हैं अगर 5 का मान a लें तो a³ दिखाई दे रहा है, प्लस 3 है और ये a² है और इसको b मान लेते हैं, तो ये a² है और ये b है, प्लस क्या है 3a और b² है, प्लस क्या है b³ है। तो ये a + b का होल क्यूब हो गया, a + b का होल क्यूब। अब a का मान आपने 5 लिया है और b का मान आपने 6 लिया है, तो आप मान रख देंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 का क्यूब, 11 × 11 × 11, ये आपका आंसर है। और ये बात आपको याद होगा कि 11 को 3 बार गुना करते हैं तो वो 1331 आता है। अगले क्वेश्चन में 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है फिर वे 2 4 6 8 10 सेकंड के अंतराल पर बजते रहती है, तो सभी घंटियां एक साथ 24 मिनट में कितनी बार बजेंगी। देखिए सब का एलसीएम लीजिए, 2 4 6 8 10, 2 से 1 2 3 4 5, फिर 2 से 1 1 3 2 5 और कुछ नहीं, 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24 बचे 120, यानी 120 सेकंड में पुनः सभी घंटियां एक बार से एक साथ बजे। ये जो समय का अंतराल है, एक बार सबको एक साथ बजा देंगे तो 120 सेकंड के बाद पुनः सभी घंटियां एक साथ बजेगी। तो 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, और 2 मिनट आपके पास वक्त है 24 मिनट, तो 24 को 2 से भाग लगा दीजिए, 12 बार, 12 मिनट नहीं कहेंगे, 12 बार कहेंगे इसको, क्या कहेंगे 12 बार। तो आपका आंसर यहाँ देखिए 12 है, 12 आप गलती से टिक मत कर दीजिएगा, ये आंसर नहीं है, यहाँ एक और होगा, आपका आंसर 13 बार होगा। आपका आंसर 12 नहीं 13 होगा। क्यों, देखिए क्वेश्चन कहता है 2 मिनट के अंतराल पर, तो आप देखिए जैसे ये 2 मिनट का गैप है, ये क्या है 2 मिनट का गैप है, तो एक बार घंटी यहाँ बजा है, एक बार घंटी यहाँ बजा है, तो 2 बार बज गया, 2 मिनट का गैप है 2 बार बज गया। एक गैप और लीजिए, यहाँ बजेगा यहाँ 2 मिनट, तो देखिए 2 गैप में 3 बार बजा। उसी तरह आप एक गैप यहाँ लीजिए, तो देखिए फिर एक बार, तो 6 मिनट में देखिए 4 बार बज रहा है। तो आप देख रहे हैं एक बार अधिक बार बजता हुआ, तो एक बार यही अधिक आएगा, तो आपका आंसर 13 होगा। आंसर 13 ही मारना है। हालांकि किसी किसी किताब में आंसर 12 भी दिख जाएगा, लेकिन आपको 12 आंसर कभी नहीं करना, आंसर 13 होगा। अगले क्वेश्चन में रमेश को किसी संख्या के आधे को 6 से तथा अन्य आधे भाग को 4 से विभाजित करने को कहा जाता है और उसके परिणाम को जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने के स्थान पर रमेश ने दी गई संख्या को 8 से विभाजित कर दिया, तो सही उत्तर से 8 की कमी आई, तो संख्या क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर हम लोग वेरिएबल लेते हैं तो वक्त लगता है, वेरिएबल नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे संख्या लेंगे 48, 24 और 24। 48 किसको देखते हुए लिए, आधे को 6 से भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है, फिर 48 से भाग लगाना है, मतलब ऐसा संख्या ले जो तीनों से भाग लग जाए। हमने संख्या लिया 48।
क्वेश्चन बोला इस 24 को 6 से भाग लगाने तो 4 आना चाहिए, और इस 24 को 4 से भाग लगाने तो 6 आना चाहिए, तो योग क्या होगा इसका 10। बात समझ में आई क्या? आधे संख्या के आधे भाग को 6 से भाग लगाना, इसको हमने 6 से भाग लगाया 4 आएगा, इसको हमने 4 से भाग लगाया 6 आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। अब आपने क्या कर दिया, इस 48 में सीधे भाग लगा दिया 8 से, तो आपका मान कितना आया 6। तो ये मान से ये मान छोटा है, कितना छोटा है, तो आप कहेंगे 4, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 8, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आपका वैल्यू कितना कम हो गया 8। 4 का मान 8, तो आपका संख्या कितना है 48, 48 का मान 96। अगर 4 का वैल्यू 8 होगा तो 48 का वैल्यू क्या होगा 96, ये आपका आंसर है। अगर यहाँ हम लोग वेरिएबल लेते हैं तो कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा, आप रख के देख लीजिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है, और ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप जब भी सेट बनाते होंगे इस क्वेश्चन से भेंट होना ही होना है। 1 रुपया का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का दिया हुआ है, ये है सिक्का। 1 रुपये का, 50 पैसे का, 25 पैसे, इसका वैल्यू, ये क्या है सिक्का है, ये क्या है सिक्का। और अब जो हम लोग लिख रहे हैं उसका मूल्य, उसका वैल्यू, इसका वैल्यू एक ही होता है। 1 रुपये के सिक्के और उसके मूल्य में कोई अंतर नहीं होता। 5 सिक्का होगा तो 5 ही रुपया होगा, 5 रुपया होगा तो 5 ही सिक्का होगा। लेकिन ये 4 सिक्का होगा तो इसका वैल्यू 2 होगा, क्योंकि 2 सिक्का होगा तो 1 रुपया होगा, तो 4 सिक्का होगा तो 2 रुपया होगा। उसी प्रकार अगर ये 4 सिक्का होगा तो इसका वैल्यू 1 रुपया होगा, और सब रुपया किसके बराबर है 160 के। 4x का मान कितना आया 160, और यही तो पूछ रहा है, x का मान भी नहीं निकालना है, पूछ रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के 4x सिक्के हैं, 4x का ही तो मान पूछ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, एक बार भाग लगाएंगे, फिर 4 से गुना करेंगे, फिर तो वही बात आना है ना, तो यही रुक जाइए, यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में, एक संख्या के 3/5 भाग उसके 1/3 से 20 अधिक है। फिर हम यहां करेंगे संख्या 15 मानेंगे। 15 क्यों, क्योंकि 3/5 निकालना, नीचे 5 है, यहाँ 1/3 निकालना है, नीचे 3 है, 3 और 5 दोनों से कटने वाला संख्या 15 है। अब 15 का 3/5 निकालेंगे तो 9 आएगा, और इसका 1/3 निकालेंगे तो 5 आएगा। अंतर कितने का, 4 का, और 4 का मान कितना दिया है 20। 4 का मान 20, 1 का मान 5 और 5 का मान 75 लिखिए, ये आपका आंसर है, और कुछ। अगले क्वेश्चन में, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में स्वयं की 1.5 गुनी हो जाए। कोई धनराशि 4 वर्षों में 1.5 गुनी, 1.5 गुनी का मतलब ये होता है 50% ब्याज मिला है, और 50% का ब्याज 4 साल में मिला है, तो 1 साल में कितना होगा 12.5%। क्या कोई गुना भाग किसी फॉर्मूले का जरूरत है क्या? हर जगह फॉर्मूला, हर जगह फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला को अपने यूज के लिए लीजिए, फॉर्मूला को बैसाखी मत बनाइए कि उसके बिना हम चल ही नहीं पाएंगे। कंसेप्ट अधिक होगा तो फॉर्मूला पर निर्भरता आपका स्वतः घट जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, यही हमने कहा। क्यों गणित के हर लाइन में क्यों है, ऐसा होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। जो भी होता है उसका काउज होता है, और वो काउज जानने का प्रयास करना है, तो क्यों पर ध्यान जाएगा तब तो। किसी भी बात से आप संतुष्ट मत होइए, ये हो गया तो उत्तर हो गया, नहीं, वो क्यों हो गया। जब तक क्यों नहीं समझ में आए तब तक आप आगे मत बढ़िए। कुछ भी बात आपके सामने आता है क्यों के नजरिए से देखिए, ये क्यों हुआ। अब जब क्यों जानेंगे तो हर बात क्लियर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई का अनुपात है 2:3, एक्स वाई का अनुपात 2:3, वाई जेड का अनुपात 2:1 और जेड ए का अनुपात 1:3, तो कहता है एक्स वाई जेड का रेशियो निकालें। ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, ये जेड ए है, तो इसका रेशियो निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ऐसे गुना करते हैं। देखिए, ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों स्टेप से संख्या आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ से आइए, यहाँ से आइए और ऐसे चले आइए, तो इसका मान कितना हुआ 6। फिर यहाँ से ऐसे आइए और ऐसे आइए, इसका मान कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से सीधे ऐसे चले जाइए, इसका मान कितना होगा 9। यही होगा मान कितना, एक्स वाई जेड और ए का अनुपात यही होगा, यही आपका आंसर है। इस सेट का टोटल क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इस सेट में जो भी सवाल आया सब सवाल को करने का प्रयास किए।
हर क्वेश्चन में हमने दिखाने का प्रयास किया कि आप समय ऐसे बचाइए। अगर मेरा प्रयास आपके समय को बचाने में सार्थक हुआ तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ।